हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू आर गुड। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर देखा था कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है क्या होता है। तो एक बार वापस बता देता हूँ मैं, जो डिफरेंस होता है मीन टेम्परेचर में समर में और विंटर में, उसको हम क्या बोलते हैं, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पर मैं आपको ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बताना चाहूँगा और उनके इफेक्ट्स के बारे में बताना चाहूँगा। ओके, तो कुछ गैसेस ऐसे होते हैं एटमॉस्फेयर में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, तो इनकी क्षमता होती है कि ये हीट को होल्ड कर सकते हैं अपने अंदर ही और काफ़ी लंबे समय तक ये काम कर सकते हैं। अब ये जो गैसेस होते हैं, अब जो कि जो ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं और इनकी जो क्षमता होती है हीट पकड़ने की, वो काफ़ी लंबे समय तक होती है। तो इससे क्या होता है, जो हवा होता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और जो इंक्रीजिंग प्रपोर्शन होता है इन गैसेस का, अब जैसे ही जो गैसेस हैं जो एक तरीके से हीट को ट्रैप कर सकते हैं, उनका प्रपोर्शन बढ़ता है एटमॉस्फेयर में, तो उससे क्लाइमेट चेंज हमको देखने को मिलता है। तो जो क्लाइमेट साइंटिस्ट होते हैं वो बिलीव करते हैं कि यही रीज़न है हमारे टेम्परेचर का, जो हमारा टेम्परेचर कभी कभी बहुत बढ़ जाता है, उसके पीछे जो रीज़न है वो ग्रीन हाउस गैसेस ही हैं। ठीक है, और ये जो चेंज है क्लाइमेट में, ये ग्लोबल है, ऐसा नहीं है सिर्फ किसी देश में हो रहा है, ये चेंज हर जगह पे ये चेंज देखा जा रहा है। ठीक है, इसको जो है ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर भी बोलते हैं और ग्लोबल वार्मिंग भी एक टर्म दिया गया है। इन गैसेस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे गैसेस जिनकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है उनको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये आपको बच्चों ध्यान में रखना है। अब वाटर की कुछ विशेषताएं बताना चाहूँगा मैं। अब जो वाटर है हमारा एक्सपांड होता है हीट होने पे, ठीक है, मतलब अगर आप पानी को गर्म करोगे वो एक्सपांड होगा। अब जो हॉट वाटर होता है नीचे से वो ऊपर की तरफ मूव करता है ना, विथ इट द बटन्स टू आर पुश्ड टू द सर्फेस। द रिलेटिवली कूलर वाटर, जो ठंडा पानी रहता है थोड़ा सा ऊपर का अपर पोर्शन का, वो नीचे आ जाता है, टेकिंग द बटन्स विथ इट। समझ में आ रहा है आपको। अब ये लगातार ऐसे ही होते रहता है। इन अदर वर्ड्स अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हीटिंग पे एक अपवर्ड करंट जो है सेट होता है वाटर में, और नेचर में भी चीज़ें होती है, बट कंडीशंस थोड़ी अलग होती है। ठीक है, अब टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से जो अपवर्ड और जो हॉरिजॉन्टल करंट्स हैं वो डेवलप होते हैं ओशन में। ठीक है, एक तरह के करंट जो है डेवलप होते हैं ओशन में। उसके पीछे का रीज़न क्या, उसके पीछे का रीज़न है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो। ओके, और उसके साथ साथ टेम्परेचर डिफरेंस के साथ साथ और भी फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है, जैसे विंड्स, डिफरेंसेस इन द डेंसिटी ऑफ वाटर, इनकी वजह से भी हॉरिजॉन्टल करंट्स बहुत बार हमको देखने को मिलते हैं। जो ओशन करंट्स होते हैं ये फ्लो करते हैं इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ और पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ। मैं भी आपको ओशन करंट दिखाने वाला हूँ कि ओशन करंट क्या होता है। अब जब भी ओशन करंट फ्लो करता है फ्रिजिड से टॉरिड जोन की तरफ, वो क्या करता है, कोस्ट का टेम्परेचर रिड्यूस कर देता है टॉरिड जोन में। टॉरिड जोन में जो कोस्ट होता है, कोस्ट मतलब समुद्र के बाजू वाला जो एरिया होता है, या ऐसा रीजन जो बॉर्डर शेयर करता हो समुद्र से, ओशन से। ठीक है, अब जब भी करंट फ्लो करता है टॉरिड से फ्रिजिड जोन की तरफ, तो टेम्परेचर जो है कोस्ट का बढ़ जाता है। कहाँ पे, फ्रिजिड जोन में। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको मैप दिख रहा होगा। इस मैप में आपको अलग अलग प्रकार के करंट दिख रहे होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कैलिफोर्निया करंट, गल्फ स्ट्रीम, लैब्रेडर करंट, नॉर्थ अटलांटिक करंट, क्रेनरीज करंट, सोमाली करंट, कुरुस्लो करंट, नॉर्थ पैसिफिक करंट। ये अलग अलग प्रकार के करंट होते हैं। तो यहाँ कहीं पे हमारा टॉरिड जोन लाई करता है, यहाँ पे हमारा फ्रिजिड जोन लाई करता है। अब होता क्या है, जब फ्रिजिड जोन वाला करंट नीचे आता है तो वो क्या करेगा, कोस्ट को ठंडा कर देगा, और जब टॉरिड जोन वाला जो करंट है वो ऊपर जाएगा तो वो कोस्ट को गर्म कर देगा। तो ये इनका काम होता है। ठीक है, करंट के बारे में आगे आप और डिटेल में पढ़ोगे, तो अभी आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। आपको बस अभी जो है पता होना चाहिए ओशन करंट क्या होता है। अब ओशन करंट एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो वाटर का मूवमेंट है उसी को हम ओशन करंट बोलते हैं। तो वाटर का मूवमेंट जो कंटिन्यूसली होता रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओशन करंट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्लैंकटन है। ठीक है, तो एक ऐसा रीजन जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट कन्वर्ज होते हैं, या आप बोल सकते हो मिलते हैं, तो वहाँ पे एक फेवरेबल कंडीशन क्रिएट हो जाती है प्लैंकटन्स के ग्रोथ की। अब प्लैंकटन्स क्या होते हैं, प्लैंकटन्स आपके फूड होते हैं फिशेस के, तो फिशेस का खाना होता है प्लैंकटन। और जो फिश होते हैं दूसरे एरियाज़ के, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं इस रीजन में जहाँ पे प्लैंकटन्स वगैरह मिलता है, और यहीं पे वो ब्रीड भी करते हैं, मतलब अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म भी देते हैं, मतलब आगे जो उनके मतलब बहुत सारे फिश को जन्म भी देते हैं। और हाई कंसंट्रेशन की वजह से अब यहाँ पे जो कि सारे फिश आ जाते हैं खाना खाने के लिए, यहाँ पे फिश पॉपुलेशन का जो ये है एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो जो फिशरीज़ है एक तरीके से इन एरियाज़ में काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको जो है ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पे आपको एक और ये दिख रहा होगा, ये
ये आप अपने टेक्स्ट बुक में एक बार ज़रा देख लेना, ठीक है। ये जो है वर्टिकली दिया हुआ है, ये वर्ल्ड मैप है आपका। वर्ल्ड मैप पे ये बहुत सारे आपको ऐसे लाइंस दिख रहे होंगे, है ना। अब ये सारे लाइंस क्या हैं आपके, इनको हम आइसोथर्म्स भी बोलते हैं। आइसोथर्म्स क्या होता है मैं बताता हूँ, ठीक है। जो आइसोथर्म्स होते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, वो काफ़ी जो है पैरेलल होते हैं लैटिट्यूडिनल लाइंस के। आइसोथर्म्स आपके लाइंस होते हैं जो टेम्परेचर को जोड़ते हैं, ठीक है। जो मतलब एक तरीके से जो टेम्परेचर होता है पूरी एक तरीके से, मतलब जैसे इस रीजन में जो टेम्परेचर होगा तो जो उन टेम्परेचर को कनेक्ट कर रहा है वो आप उसको बोल सकते हो आइसोथर्म्स, ठीक है। तो जैसे अगर आप साउथ पोल से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ जाओगे तो जो डिस्टेंस है इन लाइंस के बीच में वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है। कौन से लाइंस की बात हो रही है यहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ आपको वापस। जो लाइंस आप देख रहे थे इनकी बात हो रही है। ये जो लाइंस आपको दिख रहे हैं ना, तो वही बोला जा रहा है अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में जाओगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके आपको साउथ पोल तक जो है जो डिस्टेंस है इनके बीच का, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो प्रपोर्शन ऑफ लैंड इज सदर्न हेमिस्फीयर में लिमिटेड है, तो टेम्परेचर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इन्फ्लुएंस होता है लैटिट्यूड की वजह से। वहीं पे अगर आप नदर्न हेमिस्फीयर में जाओगे तो वहाँ पे जो डिस्टेंस है उन वैसे ही लाइन के बीच में काफ़ी वेरी करता है, मतलब अलग अलग रहता है। तो इस हेमिस्फीयर में जो प्रपोर्शन होता है लैंड का वो भी काफ़ी ज़्यादा है, जिससे जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। और ये इफेक्ट आप जो है अलग अलग वेरिएशन के फॉर्म में देख सकते हो इन द डिस्टेंस बिटवीन आइसोथर्म्स एंड कर्व नेचर ऑफ दिस लाइंस, ठीक है। यहाँ पे आपको जो एक थर्मामीटर दिख रहा होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ थर्मामीटर के बारे में। पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं थर्मामीटर क्या, उसके बाद समझेंगे उसके डायग्राम को। अलग अलग तरह के थर्मामीटर होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, टेम्परेचर ऑफ एयर। तो जैसे मर्क्यूरी अल्कोहल है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है थर्मामीटर के अंदर। अब जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है मर्क्यूरी की वो होती है -39 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मर्क्यूरी की फ्रीजिंग पॉइंट कितनी होती है 39 डिग्री सेल्सियस, -39 डिग्री सेल्सियस, वेयर एज दैट ऑफ अल्कोहल इज -130 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब -130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा तब अल्कोहल आपका फ्रीज होना स्टार्ट करेगा। अब जैसे पानी होता है आपका, तो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही बर्फ़ बन जाता है क्योंकि वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। अब ये जो मटेरियल्स होते हैं ना ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर वेरिएशन को। इस वजह से जो वेरिएशन होता है टेम्परेचर में -30 से +55 डिग्री सेल्सियस तक का, ओके, उनको जो है आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो इस मटेरियल्स के मदद से। क्योंकि इन मटेरियल, अब ये ऐसा नहीं है कि ये जो है टेम्परेचर बहुत कम हो गया तो भी ये बर्फ़ बनने वाली, क्या नहीं, जब टेम्परेचर -130 जाएगा तब अल्कोहल कहीं पे जो है सॉलिड में कन्वर्ट होगा। लेकिन -130 तो पॉसिबल ही नहीं है ना, इम्पॉसिबल के एकदम ये है, ठीक है। अब जो यूनिट हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वो आपका डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यहाँ पे आप जो है देख सकते हो डिग्री सेल्सियस को कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा सा सर्कल और बाद में C, वैसे ही डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो एयर टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में मेजर किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो किन किन चीज़ों से बना हुआ है। सेल्सियस फ़ारेनहाइट का स्केल आप देख सकते हैं यहाँ पे। वैक्यूम ग्लास ट्यूब आपको दिख रहा होगा, ये वैक्यूम ग्लास ट्यूब होता है। यहाँ पे टेम्परेचर स्केल होता है, आपको मालूम पड़ता है कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना है। उसके बाद मर्क्यूरी अल्कोहल आप जो भी ले लो, और ये माउंट होता है आपका, ठीक है। तो ये एक सिंपल थर्मामीटर है, आपने शायद और भी दूसरे थर्मामीटर देखे होंगे। तो आई होप कि बच्चों आपको पूरा समझ आया होगा, ठीक है। एक बार पूरा आप जो है चैप्टर अच्छे से रीड करना, आपको पूरा जो है जो डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे कुछ दूसरे टॉपिक के बारे में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।